बेटा आवाज तब आएगी जब मैं कुछ बोलूंगी। अभी आप लोग एंट्री ले रहे हैं, इस वजह से मैं बस आपको एंट्री दे रही हूँ, और जो मुझे लिखना है वो मैं लिख रही हूँ। जब मैं बोलूंगी आवाज आएगी, ठीक है। ओके। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। देखिए, अभी भी मैंने नेक्स्ट जो भी था इसमें मैंने आपको ये बताया था, रियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज पे कुछ लोड लगाया जा रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उसके कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो वो
जैसे अभी आप लोगों का एग्जांपल लिया जाए तो सपोज अगर आप लोगों की 30 की स्ट्रेंथ है तो हो सकता है 10 लोग कुछ ना बोलें, 10 लोग रोने लग जाएं, 10 लोग को गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस उसकी उन बच्चों की इस रिएक्शन बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं। वही काम हम लोग फ्लूट के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने लोड लगाया और लोड लगाने पर मान लीजिए कुछ भी इफेक्ट ना पड़ा, कुछ भी इफेक्ट ना पड़ा, तो हम लोग उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं और वो कैटेगरी क्या होती है, आइडियल फ्लूट्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी आइडियल फ्लूट्स में जब आप सीखेंगे ना इसका डिटेल में, अभी जितनी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं इन सभी को आपको डिटेल में सीखना है। अभी ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह मैं आप लोगों को अभी बस एक मैं छोटा सा एक क्या बता दे रही हूँ, एक रिदम बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे है। इसके बाद आप इन सभी को अलग अलग भी सीखेंगे। तो अगर विस्कोसिटी के इफेक्ट को मेनली इसमें आपको शो किया गया है, मतलब ये जो पूरा क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है ना, वो विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए है। तो अगर आपने लोड लगाया और ऐसे अगर लोड लगाया और वो फ्लूइड जो है वो चलता ही चला गया, रुका ही नहीं, मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है वो 0 है, अगर ऐसा फ्लूइड है तो उस तरीके के हम फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विस्कोसिटी इक्वल टू 0 ही एक प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड्स की, इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसको अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको एक एक फ्लूइड को अलग अलग बताऊंगी, तो इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्या अदर प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, विस्कोसिटी 0 ही रहे, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम आइडियल फ्लूइड्स बोलते हैं। और आइडियल फ्लूइड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, होता ही नहीं है ऐसा फ्लूइड, जस्ट एक इमेजिनेशन है, ठीक है। अब अगर आपने लोड लगाया और विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है और न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, फ्लूइड जो है वो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, तो होगा क्या, इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स, अगर कोई फ्लूइड है, अगर वो लोड लगाते हैं और उस पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du अपॉन dy के, यानी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, तो इस तरीके के फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर मतलब क्या बोले, किसी पर्टिकुलर पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। मतलब कि अगर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फ्लूइड फॉलो करेगा तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में जाएगा, और अगर नहीं फॉलो करेगा तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। मतलब एक जनरल क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर आपने लोड लगाया तो विस्कोसिटी अगर 0 है तो वो हुआ आइडियल फ्लूइड, और अगर विस्कोसिटी ने न्यूटन लॉ को फॉलो किया उस फ्लूइड ने तो वो हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, और अगर न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं किया तो वो हो गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर विस्कोसिटी जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है, टाइम मतलब कि जैसे आज देखा तो उसकी डेंसिटी विस्कोसिटी कुछ और है, कुछ 2 दिन 3 दिन बाद देखा या साल भर बाद देखा तो विस्कोसिटी कुछ और दिखेगी आपको, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। मतलब अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो टाइम पे डिपेंड करेगी या नहीं डिपेंड करेगी, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो अगर टाइम पे डिपेंड करती है तो इस तरीके के फ्लूइड्स को बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स या टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो टाइम पे इफेक्ट ही नहीं डालता है, कोई इफेक्ट टाइम का नहीं होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स पे। और अगर टाइम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है उस फ्लूइड का प्रॉपर्टी तो उसे बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, ठीक। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में इतना चीज तो क्लियर है कि जो विस्कोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है लेकिन अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब जो म्यू होता है वो जो है वो du अपॉन dy का फंक्शन हो जाता है, और फिर उस बेसिस पे 3 कैटेगरी बनती हैं, एक डिलेटेंट फ्लूइड, एक सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, और तीसरी होती है बिंघम प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, ऑब्वियसली एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, एक में कोई इफेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा क्यों घटेगा वो सब देखेंगे अभी। अब टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम का इफेक्ट पड़ेगा,
तो थिक्सोट्रॉपी होगा या आपका रियोपेक्टिक होगा, मतलब या तो बढ़ेगा टाइम के साथ या तो घटेगा टाइम के साथ, दो ही रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है आपको, ये इस तरह कुछ दिया गया है। अब क्या करना है, इसको आपको हर एक टाइप ऑफ फ्लूइड को अलग अलग सीखना है, और इसके अलावा क्या होगा, हर एक टाइप ऑफ फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का और डी यू अपॉन डी वाई का रिलेशन कैसा है, कर्व कैसा बनेगा, ये सीखना है। और विस्कोसिटी और डी यू अपॉन डी वाई का आपस में क्या रिलेशन है नहीं है तो कैसा है, बढ़ेगा घटेगा, उसका कर्व आपको सीखना है। इतनी चीजें आपको सीखनी है हर एक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल फ्लूइड को देखते हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो ऑब्वियसली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई फ्लूइड ही नहीं होता है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप लोगों को पढ़ के आए होंगे आप लोग, रियल सॉलिड मटेरियल बोलते हैं, जो सॉलिड मटेरियल एकदम, एक होता है रियल मटेरियल, एक होता है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में आपको बताया गया होगा कि इस मटेरियल में आप कितना भी लोड लगा लें ये टस से मस नहीं होगा अपनी जगह से, तो ये है सॉलिड मटेरियल। लेकिन साथ साथ उसके साथ एक और चीज बताई गई होगी कि सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि लोड लगेगा तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन फिर भी सॉलिड मैकेनिक्स आपको पढ़ाई जाती है पूरी, तो मतलब इनका भी यूज है। तो आइडियल फ्लूइड्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो रियल फ्लूइड्स होते हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम लोग उनको आइडियल फ्लूइड्स की तरह एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि है इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल भी होता है, इसके अलावा इनविसिड भी होता है। इनविसिड भी होता है। ठीक, ठीक है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, ऐसा कोई फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है लेयर बाय लेयर में, और जब हम उसमें कुछ लोड लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके के फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग इनकम्प्रेसिबल। और इनविसिड फ्लूइड क्या होता है, कोई ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो जीरो होती है, तो इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इनविसिड फ्लूइड। मतलब कि विस्कोसिटी जीरो है, मतलब टाउ जीरो है। टाउ जीरो होने का क्या मतलब है कि कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें हमने जरा सा आपने लोड लगाया, उसको किस तरह से थोड़ी एनर्जी मिल गई, तो एक लेयर जो है वो भागती चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा। टाउ जीरो है तो शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स जीरो है तो वो रुकेगी ही नहीं, चली जाएगी। मतलब कि फ्लो होने के लिए किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। टाउ इक्वल टू जीरो होगा, विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सरफेस टेंशन भी जीरो होगा, नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी एक फ्लूइड में पाई जाती हैं तो उन फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स, ठीक। अब इस तरीके का फ्लूइड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, हर एक चीज रियल फ्लूइड होती है। रियल है तो या तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में जाएगी या तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए इनकम्प्रेसिबल है मतलब कि क्या है, डेंसिटी इक्वल टू जीरो है, और इनविसिड फ्लूइड है मतलब विस्कोसिटी भी जीरो है। जब विस्कोसिटी जीरो है तो मतलब टाउ जीरो है, टाउ जीरो है, विस्कोसिटी जीरो है तो मतलब विस्कोसिटी का इफेक्ट तो देखने की जरूरत ही नहीं है, विस्कोसिटी तो जीरो ही रहेगी, कुछ भी डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कुछ भी होती चली जाए, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो टाउ इक्वल टू जीरो है, अगर हम उसका वेरिएशन देखना चाहें तो कैसा बनेगा, अगर हम लोग y डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करें, अगर हम लोग y डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करें और x डायरेक्शन में du अपॉन dy मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या डी थीटा बाई डी टी, दोनों सेम चीज है।
अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, अब इसमें du अपॉन dy लिखा जाएगा क्योंकि ये फ्लूइड के बारे में बात हो रही है। अगर आपको du अपॉन dy या d थीटा बाई dt कुछ भी दिखता है तो मतलब उसे x डायरेक्शन में, दोनों चीजें सेम है, ठीक। तो अगर y डायरेक्शन में हम लोग टाउ को रिप्रेजेंट करें, मतलब शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करें, और x डायरेक्शन में du अपॉन dy को रिप्रेजेंट करें, तो आइडल फ्लूइड का कर्व कैसा बनेगा? चूंकि वो इनविसिड फ्लूइड है, यानी विस्कोसिटी 0 है तो टाउ 0 है, तो मतलब टाउ की वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी, चाहे आप शेयर स्ट्रेस को कितना भी आगे बढ़ा दें, लेकिन टाउ की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप इसका कर्व बनाने जाएंगे ना, तो आपको इसका जो कर्व मिलेगा ना वो ऐसा ही मिलेगा, ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक। तो मतलब कि आपको कुछ भी कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं होगा। ये जो जो आपको जो इसका कर्व मिलेगा वो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल मिलेगा, तो इस तरीके का कर्व मिलेगा, आइडल फ्लूइड्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो आइडल फ्लूइड्स खत्म हुआ। नेक्स्ट आपको देखना है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऑलरेडी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा है, उसमें क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy था, तो टाउ इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy, ठीक है। तो मतलब कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, मतलब कि du अपॉन dy बढ़ेगा तो उसी रेशियो में टाउ भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अभी हमें इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, किससे, y बराबर mx से, y बराबर mx से हम कंपेयर करते हैं, ठीक। अब अगर y बराबर mx से हम कंपेयर करें तो क्या आपको मिला, y जो है वो टाउ के बराबर है, मतलब y डायरेक्शन में जो है टाउ को रिप्रेजेंट करेंगे, x du अपॉन dy मतलब x डायरेक्शन में du अपॉन dy को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो m होगा वो म्यू के बराबर होगा। मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो आपको एक लाइन मिलेगी और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो म्यू होगा, और वो लाइन जो है वो देखिए, लाइन जो है वो क्या है, उसका जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो कैसे होगा, ये देखिए y डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया टाउ को, ये x डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया du अपॉन dy को, x डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया du अपॉन dy को, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने y डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया टाउ को ऐसे इधर साइड, और इधर हमने रिप्रेजेंट किया du अपॉन dy को, ठीक है। x डायरेक्शन में रहेगा du अपॉन dy, तो du अपॉन dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ, मतलब कि एक हमें लाइन मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जो कि ऐसी होगी, ठीक है। अब ये जो लाइन हमें मिली है, मतलब कि जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है उसी को हमने ड्रॉ किया है, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, एक लाइन मिलेगी, और वो जो लाइन जो होगी उसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप बोलते हैं लाइन का, वो क्या होगा, म्यू होगा। और म्यू को अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इसका थीटा लो और यहाँ पर अगर आप इसका थीटा लो, तो दोनों जगह में थीटा क्या है, सेम है। मतलब अगर आप थीटा 1 लो या यहाँ पर थीटा 2 लो, दोनों जगह पे थीटा सेम है, क्योंकि एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, मतलब कि μ1 जो है वो μ2 के बराबर है। जब μ1 μ2 के बराबर है तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है कि म्यू जो है वो किसी चीज का फंक्शन नहीं है, मतलब कि du अपॉन dy से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम म्यू का वेरिएशन देखेंगे, मतलब अगर हम म्यू को y डायरेक्शन में ड्रॉ करें और x डायरेक्शन में, हर जगह x डायरेक्शन में du अपॉन dy ही रहेगा, मुझे लिखने में जल्दी प्रॉब्लम होगा तो इसलिए मैं बार बार du अपॉन dy नहीं लिख रही हूँ, ये चीज आप ध्यान में रखिए। हर जगह du अपॉन dy जो है वो एक्स डायरेक्शन में हमेशा du अपॉन dy ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में du अपॉन dy के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग म्यू का वेरिएशन देखते हैं तो यहाँ देखिए म्यू में तो कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा, मतलब म्यू जो है वो फंक्शन नहीं है du अपॉन dy पे, म्यू की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो जब म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है तो जब हम इसका वेरिएशन बनाएंगे
तो हमें कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब du अपॉन dy से म्यू की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। लेकिन टाउ जब du अपॉन dy की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज है जो कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो ऐसे फ्लूइड्स जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। मतलब इसमें टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। मतलब म्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। लीनियर रिलेशनशिप होता है टाउ और डी यू अपॉन डी वाई में। तो जब आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट मतलब एक लाइन मिलेगी आपको और उसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, और स्लोप जो है कांस्टेंट है मतलब म्यू की वैल्यू है कांस्टेंट। और ऐसे दो डायग्राम आपको सीखने हैं, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है, दो चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब जब ये इस तरीके के फ्लूइड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते कौन कौन से हैं, मतलब इस कैटेगरी में हमने किन किन फ्लूइड्स को रखा है। हमने वाटर को रखा है, वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, एयर भी एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, डीजल एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, पेट्रोल, केरोसिन, ग्लिसरीन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और मोस्ट ऑफ द गैसेस इसी कैटेगरी में रखी गई है। मतलब ये सभी जो मैंने आपको नाम बोले, वाटर, एयर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ग्लिसरीन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, मोस्ट ऑफ द गैसेस, ये सब कुछ का है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें तक में किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऑब्वियसली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे फ्लूइड्स को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या था कि म्यू इक्वल टू कांस्टेंट होता था, और म्यू की वैल्यू जो है वो डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, म्यू की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, डी यू अपॉन डी वाई का फंक्शन होती है, ठीक है। तो कैसे, अब हम लोग अभी जो आपने टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई देखा वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था। अब हम इसी का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी 6 तरीके के, यानी 5 तरीके के फ्लूइड्स आप लोग आगे देखोगे उन सभी में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी, या डी यू अपॉन डी वाई डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है मेनली ये, डी थीटा बाई डी टी कहें या डी यू अपॉन डी वाई कहें, आपकी मर्जी। डी थीटा बाई डी टी की पावर एन, स्मॉल एन, प्लस बी, कैपिटल बी। इसमें कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ए, बी और स्मॉल एन। तो ए क्या है, ए होता है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ए जो है, ये जो कैपिटल ए है वो क्या है, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और बी क्या होता है, बी होता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस। स्मॉल एन इक्वल टू फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ठीक है। ए जो है, बाकी डी थीटा बाई डी टी जो है वो है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, टाउ जो है वो है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ए है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बी है यील्ड स्ट्रेस आपको पता है, और एन जो है वो है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ऑब्वियसली ए और बी जो है वो इंडेक्स है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जस्ट, और बी जो है वो यील्ड स्ट्रेस है। तो यील्ड स्ट्रेस तो आपको पता ही है। मतलब अब जो है वो टाउ जो है वो फंक्शन है किसका, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, जो एक बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बस, ठीक है। और बी यील्ड स्ट्रेस आपको पता ही है क्या होता है, और फ्लो बिहेवियर इंडेक्स ये भी एक वैल्यू होगी। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ
और फिर मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि संबुद्ध दीप, ये सिर्फ जो है अटेंडेंस के टाइम पे आते हैं, तो इनको अटेंडेंस दे दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अटेंडेंस आपको हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यही वैल्यू जो है वो अब आगे डिफाइन करेंगी किस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक, तो अब देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, कि क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एन की पावर पे है। अब वो एन जो है वो कोई भी एक डिजिट हो सकता है, और ए भी क्या होगा, कोई एक डिजिट होगा, और बी का और टाउ का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेस है और ये भी स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस आपको पता है, मैं ऐसा मान रही हूँ। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस बी जो है वो यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना तो क्लियर है कि टाउ जो है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं रख रहा है डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई के साथ, और म्यू का वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें आपको म्यू नहीं दिख रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि म्यू नहीं दिख रहा है, तो मतलब जब कोई भी फ्लूइड जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका म्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इतना तो क्लियर है, जब कांस्टेंट नहीं होगा तो म्यू जो है वो बदलता रहेगा। किस तरह से बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही सब आपको सीखना है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उस टाइम पे जो विस्कोसिटी होगी उसको हम लोग विस्कोसिटी जो बोलेंगे उसमें क्या होगा, हम लोग म्यू एपरेंट बोलते हैं। म्यू एपरेंट मतलब उस समय रिप्रेजेंट करते हैं ए डबल पी, म्यू ए डबल पी से म्यू एपरेंट। ठीक है, तो म्यू एपरेंट क्या है, म्यू एपरेंट जो है अब फंक्शन होगा डी यू अपॉन डी वाई या डी थीटा बाई डी टी का, और अब वो जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। किस तरह वेरी करेगा, किस समय पर कितना म्यू होगा, उसे हम लोग म्यू एपरेंट बोलते हैं। ठीक, तो म्यू अब आपको म्यू एपरेंट नेम से मिलेगा, क्योंकि वो अब कांस्टेंट नहीं है। म्यू जो है वो फंक्शन होगा डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई का। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से। अब इस सारी प्रॉपर्टी के साथ दो कैटेगरी हो सकती है, या तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा म्यू पे या तो नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पहले ऐसे लिक्विड देख लेते हैं जिन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स मतलब म्यू जो है वो किसका फंक्शन होगा, सिर्फ डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई का फंक्शन होगा। वो आ, मतलब इसका टाइम का फंक्शन नहीं होगा, मतलब म्यू जो है वो क्या फंक्शन होगा, फंक्शन होगा डी थीटा बाई डी टी का। इसमें आपको ये रखना है कि डी थीटा बाई डी टी का, डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई, इसका फंक्शन होगा म्यू। ठीक है, अब वो कैसे वेरी करना है वो आपको सीखेगा, ये सीखना है, ये चीज आपको सीखनी है। अच्छा,
अब आपको क्या होगा, कुछ टर्म्स के साथ बताया जाएगा, जैसे कि अच्छा ए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंडेक्स है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिलीप यादव, दिलीप यादव, आप देख ही लीजिए पहले कि आयुष और चंदन त्रिपाठी और चंद्रसेन, इसके बाद सीधे हरिकेश आ रहा है। इट मीन्स आप उस समय नहीं थे, आपने अभी बाद में एंट्री ली है। तो जब आप लास्ट के 10 मिनट में आएंगे और उस पे भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस नहीं है, तो मतलब मैं नहीं समझती, पता नहीं क्या है। आप लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए आना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोग लास्ट में एक मुझे लिस्ट दे दीजिएगा कि इन लोगों का अटेंडेंस लगा देना है, उन लोगों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं लगा दूंगी। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करिए, अटेंडेंस मैं आपको दे देती हूँ। कौन सा ब्रांच है आपका, मैकेनिकल या सिविल? दिलीप यादव बताइए, जल्दी लिखिए, टाइम बहुत कम है, मैं कम से कम एक और टॉपिक आगे बताना चाहती हूँ। सिविल, सिविल में होके ऐसा हाल है तुम्हारा, क्या होगा। ठीक है, खुश, अटेंडेंस मिल गई, आप चाहें तो अब आप लीव कर सकते हैं दिलीप यादव। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फ्लूड है, टाइप ऑफ फ्लूड जो है वो आपको देखना है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लूड है वो है डिलेटेंट फ्लूड। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स में फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो थी डिलेटेंट फ्लूड की, डिलेटेंट फ्लूड। शुरुआत में आपको लगेगा कि थोड़ा सा कैसे ये ड्रॉ हो जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ इजी है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन प्लस बी। तो जब डिलेटेंट फ्लूड होता है तो डिलेटेंट फ्लूड की कैटेगरी में ऐसे फ्लूड्स को रखा गया है जिसमें बी इक्वल टू होता है 0, बी इक्वल टू होता है 0, और एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है। जब एन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, बी इक्वल टू 0 है, मतलब ईल्ड जो आपका ईल्ड स्ट्रेस था वो है 0। मतलब अब फॉर्मूला कितना बचा, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन, इतना बचा। प्लस बी वाला टर्म अभी नहीं है क्योंकि वो 0 है। ठीक है, और एन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, तो एन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बचा, पहले हम उसको लिखें तभी हम समझ पाएंगे, एक ही अब बता पाऊंगी मैं आपको। टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी या डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। और ये वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव वैल्यू और 1 से ज्यादा मतलब ऑब्वियसली लीनियर रिलेशन तो नहीं है। अब टाउ और डी थीटा बाई डी टी के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। इतना तो क्लियर है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। मतलब किसी पावर में इंक्रीज होगा। अब मतलब अगर इसी एन की वैल्यू 1 हो जाती तो ये चीज क्या होता, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा हम लोग बोलते। ठीक है, लेकिन अब ये वैल्यू जो एन की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, मतलब कि अब लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहेगा। लेकिन डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर इस कर्व को हम बढ़ाएं कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी, और बी इक्वल टू 0, मतलब कि ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से, मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू होगी 0 तो टाउ की वैल्यू भी होगी 0, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये इस तरह बढ़ेगा, अब ये इधर इस लाइन के इधर तो नहीं जाएगा, वो थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है,
ठीक है। तो ये जो है कुछ या तो ये ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, दोनों ही इंक्रीजिंग वाले हैं। देखिए इसमें दोनों में ही क्या है, डी थीटा बाई डी टी एक्स डायरेक्शन में और टाउ को वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो टाउ की वैल्यू बढ़ रही है दोनों केसेस में। मतलब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इन दोनों कर्व में से कोई एक कर्व जो है वो टाउ फॉलो करेगा। कौन सा फॉलो करेगा ये आगे देखो कैसे। अब अगर इसी चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, टाउ इक्वल टू ए। अच्छा अब एकदम टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब ये मैं आपको अगले उसमें बता दूंगी, ठीक है बेटा। खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगी इसको। डी थीटा बाई डी टी की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो म्यू एपरेंट कितना हो गया, ये a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n-1, ये हो गया म्यू एपरेंट। और म्यू का रिलेशन जो है वो इससे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो चलेगा, मैं अब नेक्स्ट क्लास रखूंगी, हो सकता है कल मैं आप लोगों की क्लास रखूं, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास ओवर है। कल आप लोगों का हो सकता है मैं कल फिर से 2 क्लास रखूं, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है और हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं अपने कोर्स में, तो चाहिए हमें क्लासेस। ओके, थैंक यू क्लास। कोशिश करिए बेटा टाइम